हेलो एवरीवन, मैं शिवम परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर्स के यूपीपीसीएस के जीएस फर्स्ट पेपर प्रीलिम्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे क्वेश्चंस के यहाँ पे डिस्कस चल रहा है, जिसमें काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है ये 2016 के क्वेश्चनों पर होने वाला है। तो इसमें आप लोगों के 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कराए थे और उसके बाद में आपका जो सेकेंड लेक्चर हुआ था उसमें 50 क्वेश्चन कंप्लीट कराए गए थे। तो आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग 150 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे, यानी 50 क्वेश्चन में भी कंप्लीट करना होगा हम लोगों को। तो आपका जो 2016 का पेपर है ये सारे क्वेश्चन में के कंप्लीट हो जाएंगे आज के लेक्चर में। तो देखो, आप लोगों के पास समय जो है बहुत कम समय बचा हुआ, क्योंकि जो यूपीपीसीएस 2021 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उसका एग्ज़ाम जो डेट है वो 13 जून को है। तो आपकी डेट जो है पूर्व बीत हो चुकी है। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएगा, क्योंकि आप लोगों के पास समय कम बचा हुआ है। तो आप लोग जितने प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप लोग मेहनत करेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगा। कम समय में आप लोगों को एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेलेवेंट है वही चीज़ें आपको फोकस करना है। और परीक्षा मंथन टीम के द्वारा आपके लिए 100 डेज का एक कोर्स भी तैयार किया गया है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग उन लेक्चरों को अवश्य वॉच कीजिएगा जो हमारी टीम के द्वारा जो आपका कोर्स डिज़ाइन किया गया है। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे सभी दोस्त इस वीडियो को लाभ उठा सकें। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, जहाँ से सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन करके आसानी से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है काफ़ी अच्छा सेशन होने वाला है। तो हम लोग आज इसमें 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आप सभी लोग इन क्वेश्चनों को अगर सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को एक आइडिया लगेगा जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उनका प्रारूप क्या होता है और स्टैंडर्ड क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसमें जो करंट इवेंट के क्वेश्चन तो मैं सारे करंट इवेंट के क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको इन करंट इवेंट के क्वेश्चनों को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपको जितने भी 2021 में तैयारी मतलब एग्ज़ाम देने वाले हैं वो सभी लोग केवल अप्रॉक्स 1 ईयर की यानी 2020 और 21 की ही करंट आपको तैयार करके जाना है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इसमें जो करंट अफेयर्स दिए हैं वो आपको तैयार नहीं करना है। आपको 2020 और 21 की करंट तैयार करके ही आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठना है। तो सभी लोग करंट को अच्छे से लीजिएगा, क्योंकि जो करंट का जो पोर्शन होता है अत्यधिक चैलेंजिंग होता है। तो हम लोग करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे सभी लोगों को फ़ायदा हो सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग देखते हैं। तो आज के जो लेक्चर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। मानी कब प्रारंभ किया गया था, आपको बताना था। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, तो ये जो प्रारंभ किया गया था ये 2008 में इसमें प्रारंभ किया गया था। कब? ये 2008 में प्रारंभ किया गया था आपका राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण। तो इसका जो है ये भारत सरकार द्वारा 2008 में प्रारंभ किया गया था। इसका जो क्रियान्वयन को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से जोड़ दिया गया है। ठीक है, एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसके क्रियान्वयन को जो है वो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से जोड़ दिया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि इसका जो प्रारंभ हुआ था वो 2008 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में वर्ष 2009-10 में प्रारंभ की गई इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज योजना जो है किसके अंतर्गत प्रदान की जाती है। तो किसके अंतर्गत ये योजना प्रदान की जाती है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये आपकी जो योजना किसके अंतर्गत प्रदान की जाती है, ये आपकी योजना जो है वो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रदान की जाती है। किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रदान की जाती है। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है, कि यहाँ पे जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको यहाँ पे हम देखते हैं, जो आपकी जो इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज योजना जो है इसका जो 1 अप्रैल 2009 से प्रारंभ का क्रियान्वयन जो हुआ था वो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत किया गया था। इसका जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था, 1 अप्रैल 2009 को। ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी। तो आपकी जो स्वावलंबन योजना थी ये किस वर्ष प्रारंभ की गई थी आपको बताना है यहाँ पे।
तो आपकी ये जो स्वावलंबन योजना थी, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक स्वावलंबन नामक सरकार समर्थित सेवानिवृत्त पेंशन योजना थी। किस क्या थी? यह एक जो मतलब आपके असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे थे मजदूर, उन लोगों के लिए ये पॉलिसी थी। उनकी सेवानिवृत्त के पेंशन योजना के तहत क्या है, उनको पेंशन दिलाने के लिए ये आपकी स्वावलंबन योजना यानी पॉलिसी लाई गई थी। ये क्या, इसमें क्या हुआ था, 2010 में वित्त वर्ष 2010-11 से ये प्रारंभ की गई थी। इस योजना को 9 मई 2015 से नई अटल पेंशन योजना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। किसके द्वारा? इसको 9 मई 2015 से नई अटल पेंशन योजना द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि 2005-6 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो आपकी जो भारत निर्माण योजना का अंग है वो कौन नहीं है आपकी, जो इसमें बताना है। जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं यहाँ पे 4 में, तो ये कि हमेशा याद रखिएगा, जो नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं उनको आप लोग अंडरलाइन कर दीजिए। जहाँ पे नहीं हो उन क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, तभी आप लोग राइट आंसर को कर पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन जो होता है उसको जब आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तभी उसका राइट आंसर दे पाएंगे, नहीं तो आप क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे। तो इसमें पूछ रहा है कि 2005-6 में प्रारंभ की गई थी भारत निर्माण योजना का अंग है निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो कौन नहीं है आपको बताना है। 2005 में आपकी जो ये 6 में प्रारंभ की गई थी भारत निर्माण योजना के 6 घटक हैं, जिसमें आपका आता है ग्रामीण आवश्यकता हेतु सिंचाई, सड़क हो गया, आपका आवास हो गया, जलापूर्ति हो गई, विद्युतीकरण तथा दूर संचार संपर्क, उसके बाद में ग्रामीण स्वच्छता इसमें शामिल नहीं है। तो आपका जो ग्रामीण स्वच्छता है इसमें ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका ये नहीं शामिल है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका जो क्वेश्चन आया था ये लक्ष्य 2016 के जो करंट अफेयर्स थे उससे आया था, आपका पेज नंबर था 25। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र होगी, यानी कि सबसे युवा देश है उसकी जो 2020 में भारतीयों की जो औसत उम्र होगी वो कितनी वर्ष होगी? तो आर्थिक समीक्षा जो हुई थी आपकी 2014-15 और जनगणना आकलन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 तक क्या है, वर्ष 2020 तक भारत के विश्व का सर्वाधिक जो युवा राष्ट्र है उनकी जो न्यूनतम औसत आयु होगी वो होगी 29 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 29 वर्ष का आकलन व्यक्त किया गया है। इसके द्वारा जो आपकी जनगणना आकलन रिपोर्ट के अनुसार 2020 तक जो है वो सर्वाधिक जो युवा राष्ट्र वाले विश्व में न्यूनतम जो औसत आयु होगी वो कितनी होगी? 29 वर्ष होगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, 29 वर्ष। आपका जो क्वेश्चन आया था ये करंट अफेयर ईयर बुक से आया था, जो परीक्षा मंथन के द्वारा प्रकाशित की जाती हैं करंट अफेयर्स या अदर पुस्तकें, उन्हीं से आपका ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता है? किसको? कि जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है सीमांत कृषक, उसके बाद में दिया है भूमिहीन कृषि श्रमिक, और उसके बाद में दिया है यहाँ पे आपका अनुसूचित जाति, उसके बाद में अनुसूचित जनजातियाँ, उसके बाद में अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सीमांत कृषकों, भूमिहीन कृषि श्रमिकों एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों सहित समाज के निचले और निर्धन तबके को विशेष रूप से समावेशी विकास के कार्यक्रम के तहत लक्षित किया जाता है। किसको? मतलब जो समाज के जो गरीब व्यक्ति हैं उनको, जो निर्धन तबके को विशेष रूप से समावेशी विकास के लिए कार्यक्रम में उनको लक्षित किया जाता है। इसके तहत जो होता है वो अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी व्यक्ति नहीं आते हैं, यानी कि जो आपके शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी व्यक्ति इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, बल्कि वंचित वर्ग के जो व्यक्ति हैं इसमें सम्मिलित किए गए। क्या हैं? बल्कि जो मुख्यतः आपके वंचित वर्ग के जो व्यक्ति हैं इनमें इसको सम्मिलित किया गया। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति, उनको शामिल नहीं किया जाता है। ये आपका जो क्वेश्चन आया था ये परीक्षा मंथन सामान्य ज्ञान की पुस्तक से आया था, पेज नंबर आपका था 744 से 745। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 2014-15 में भारत देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश की जो हिस्सेदारी का परास यानी परसेंटेज है वो कितना था आपको बताना है। यानी 2014-15 में जो भारत देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश का जो परसेंटेज है वो कितना है आपको बताना है।
तो हम अगर बात करें 2014 और 15 में भारत का जो निर्यात में उत्तर प्रदेश की जो हिस्सेदारी थी वो 4 से 5% थी। कितनी के मध्य थी, कितनी 4 से 5% के मध्य थी। इसमें जो हुआ था कि देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश जो हिस्सा था जो 2011-12 में कितना था 3.5% था। उसके बाद में 2012-13 में कितना था, 12-13 में था 3.6%। उसके बाद में 13-14 में 4.3%। और उसके बाद में आपका जो था 14 और 15 में काफ़ी बढ़ गया था। और उसके बाद में 2015 में उसमें भी बढ़ा था। और उसके बाद में जो आपका जो 2017 में 2 लाख करोड़ रुपए के स्तर पहुंचने का लक्ष्य रखा गया था। यानी 2015-20 में प्रदेश से निर्यात को क्या हुआ था, 2000 निर्यात नीति को 2015-20 में प्रदेश से निर्यात को वर्ष 2017 तक 2 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। कितना, 2 लाख करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था 2015 में जो निर्यात नीति थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 4 से 5% के बीच। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आपसे पूछा गया था केवल 2014-15 में जो निर्यात की हिस्सेदारी थी वो कितनी थी, आपको बताना था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि घाटे की आपकी जो अगर वित्तीय व्यवस्था है तो अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपको बताना है। तो करों में कमी की होगी कि मजदूरों की में बढ़ोतरी होगी कि मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होगी कि मुद्रा आपूर्ति में कमी होगी। देखो यदि घाटे की वित्तीय व्यवस्था आपकी बनती है तो इसमें होता क्या है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था के कारण अर्थव्यवस्था में क्या होता है, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। क्या होती है, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। क्योंकि इसके तहत जो बजटीय घाटे की पूर्ति क्या किया जाता है, वित्तीय व्यवस्था जो होता है वो अतिरिक्त नोट का निर्गमन द्वारा होता है। किसके द्वारा, अतिरिक्त नोट निर्गमन के द्वारा होती है, जिससे क्या होता है, जिससे मौद्रीकरण होता है। यानी मुद्रा की जो आपूर्ति है वो उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि नोट जो होते हैं अतिरिक्त नोट जो निर्गमन के द्वारा होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे राइट हो जाएगा, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पंचायतों में से किसे उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है। तो किसे आपको बताना है, इसमें किन ग्राम पंचायत हो गई, आपकी नगर पंचायत हो गई, उसके बाद में आपकी क्षेत्र पंचायत हो गई। तो इसमें किसको जो होता है वो उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है, आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जिला योजना नगर पंचायतों, ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, इसके बाद में जिला पंचायतों, इन सभी को क्या किया जाता है, इन सभी को जिला उसमें सम्मिलित किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो, यानी तीनों को यहाँ पे सम्मिलित किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या कह रहा है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह जो है वो सर्व शिक्षा अभियान के लिए पात्र है। तो कौन सा समूह जो है आयु वर्ग का जो सर्व शिक्षा अभियान के लिए उसके पास पात्रता है। तो देखो यहाँ पे आपके जो सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2002-1 से 6 से 14 वर्ष क्या 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं उन सभी को क्या है 8वीं तक की निःशुल्क एवं गुणवत्तायुक्त प्राथमिक शिक्षा जो है उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। किसको, यानी 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको 8वीं तक क्या हुआ था, निःशुल्क एवं गुणवत्तायुक्त क्या है, निःशुल्क और गुणवत्तायुक्त प्राथमिक शिक्षा जो है उपलब्ध कराने का उद्देश्य के साथ इसको प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी 6 से 14 वर्ष के आयु के समूह के बच्चे इसमें आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि आपको बताना है क्या समयावधि थी। तो प्रधानमंत्री जो आवास योजना की समयावधि थी वो थी 2015 से 2022 तक। क्या है, 2015 से 2022 तक। अब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसका जो इन्होंने जो आपकी जो पॉलिसी आई थी प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके तहत क्या गया था, प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 तक सभी के लिए आवास मुहैया कराएगी। क्या जाएगी, आवास मुहैया कराएगी। 2022 तक इसका लक्ष्य रखा गया था। इस योजना का जो के तहत जो था कि शहरी घटक का जो शुभारंभ हुआ था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 जून 2015 को किया गया था, जिसके तहत 7 वर्षों में, यानी कि 2015 में स्टार्ट हुआ था तो 7 हो जाएगा तो 22 हो जाएगा। 2022 तक क्या था, 2022 तक देश के शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने हेतु
2 करोड़ आवास निर्मित करने का लक्ष्य रखा गया था। कब? यानी कि 2022 तक इसका जो शुभारंभ हुआ था वो 25 जून 2015 को हुआ था। शहरी क्षेत्रों में मतलब 2022 तक सभी को आवास मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया था। इसके लिए 2 करोड़ आवास निर्मित करने का लक्ष्य था। कितना? 2 करोड़ आवास निर्मित करने का इनका लक्ष्य था। इस योजना का जो था वो ग्रामीण घटक क्रियान्वयन को केंद्रीय मंत्रिमंडल जो था वो 13 मार्च 2016 को स्वीकृत प्रदान की गई थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा। यानी 2015 से 2022 तक इनका लक्ष्य था कि सभी को आवास जो है मुहैया कराना था। इनका ये लक्ष्य था। 7 वर्ष का टाइम था इसमें, यानी 2015 में इसका शुभारंभ हुआ था 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM का जो है उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो उस क्वेश्चन को कीजिएगा, उस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। तो इसमें जो है आपकी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, इसका उद्देश्य में कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपका जो साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना क्या था? साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना था, वो इसमें सम्मिलित नहीं था, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा आपका जो मिशन था इसमें चावल, गेहूं और दालों का उत्पादन जो था वो 11वीं योजना के अंत तक क्या था? 11वीं योजना के अंत 2011 और 12 क्या था? 2011 और 12 में क्रमशः किसमें क्या हुआ था कि 10 मिलियन टन, 8 मिलियन टन एवं 2 मिलियन टन तक बढ़ाने के उद्देश्य के साथ 2007 और 8 में प्रारंभ किया गया था। क्या था कि मतलब 10 मिलियन टन गेहूं, चावल और आपकी दालें 10 मिलियन और 8 मिलियन और 2 मिलियन टन बढ़ाने का इनका उद्देश्य रखा गया था। उसके बाद में क्या हुआ था? उसके बाद में आपकी जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, इस योजना के तहत इसमें मोटे अनाजों एवं वाणिज्यिक फसलों के घटक भी शामिल किए गए थे। क्या हुआ था कि आपकी जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी इसमें मोटे अनाजों को भी सम्मिलित किया गया था, वाणिज्यिक फसलों के घटक भी शामिल इसमें किए गए थे। इसके उद्देश्य एवं रणनीतियों में उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण किया गया था। इसमें ऐसा हुआ था कि जो आपके उच्च उत्पादकता वाले जो बीज हैं उनका वितरण भी किया गया था। सुधारीकृत उत्पादन तथा तकनीक का निदर्शन तथा फसलों की नई विकसित किस्मों के प्रचार प्रसार आदि के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि करना सम्मिलित था। इसमें और उसमें क्या था कि साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना इस मिशन के उद्देश्यों में प्रत्यक्षतः सम्मिलित नहीं था। तो इसमें साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना जो था इसमें सम्मिलित नहीं था। उसके बाद में और इसमें सारी चीज़ें सम्मिलित थी कि आपकी जो उच्च किस्में जो है मतलब बीज की जो उच्च उत्पादकता वाली किस्में हैं उन बीजों का वितरण करना, उसके बाद में उसको सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निर्देशन तथा फसलों की नई विकसित किस्मों के प्रचार प्रसार आदि के माध्यम से इनमें क्या होता उत्पादकता जो इसकी थी वो बढ़ाना शामिल था। लेकिन इसमें आपका जो साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना था वो नहीं सम्मिलित था। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? यानी कहाँ पे ये लोकेटेड है आपकी एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश की? तो आपकी ये मुजफ्फर ज़िले के खतौली में स्थित है। कहाँ पे? खतौली में, मुजफ्फरनगर ज़िले के खतौली में स्थित है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा खतौली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करने हैं। तो आपकी यहाँ पे घटनाएं दी गई हैं, उसके बाद में आपको कालानुक्रम के रूप में इसको व्यवस्थित करना है। तो आपको यहाँ पे जो आपकी भारत में हरित क्रांति के तहत नई किस जो रणनीति आई थी उसको जो उसमें क्या हुआ था, उसमें उन्नत प्रजाति के बीजों के साथ पहली बार 1966 की में क्या हुआ था कि खरीफ फसलों से प्रारंभ हुई थी आपकी जो हरित क्रांति थी, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन। उसके बाद में हुआ था कि आपकी सर्वप्रथम आप उस सेकेंड में क्या हुआ था? सेकेंड में आपका सर्वप्रथम 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था? 1969 में हुआ था। उसके बाद में इसके पश्चात आपका 1971 में क्या हुआ था? इसमें आम चुनाव में इंदिरा गांधी के द्वारा नारा दिया गया था एक, इस गरीबी हटाओ। क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी के द्वारा इसमें एक नारा दिया गया था कि गरीबी हटाओ और देश बचाओ का नारा दिया गया था। तो यहाँ पे इसी के आधार पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि पहले हरित क्रांति हुई थी और उसके बाद में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और उसके बाद में गरीबी हटाओ और देश बचाओ का नारा दिया गया था। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है, आपको बताना है। तो सबसे बड़ा जो इसका सेंटर है वो कहाँ पे अवस्थित है, सभी को पता होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो ये नोएडा में स्थित है। क्या है, उत्तर प्रदेश में जो सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस का जो आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो आपका नोएडा में लोकेटेड है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि ई बीज संबंधित है। तो आपका जो ई बीज है वो किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो आपका जो ई बीज है, हम लोग समझते पहले ई बीज क्या होता है। देखो, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक बीज क्या है, यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेस एक वेब पोर्टल है जो आपका ई बीज, जो व्यवसायों की सरकार के साथ अंतर क्रियाओं में सरलता और सुविधा लाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। यानी ये क्या है कि सिंगल विंडो सिस्टम है। क्या है, सिंगल विंडो सिस्टम। इसके अंतर्गत क्या है कि कोई भी अगर उद्योगपति आता है तो उसको विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। अगर उद्योग खोलने के लिए तो उसको विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं कि अगर ये चीज़ बिजली का कनेक्शन कराना तो वहाँ जाना पड़ेगा, ये चीज़ें कराना तो वहाँ जाना पड़ेगा। यानी जो भी आपका है तो इधर उधर भागना पड़ता है, इस ऑफिस को जाना पड़ेगा, इस ऑफिस को जाना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ सरकार के द्वारा किया गया कि आपको एक सिंगल विंडो सिस्टम, यानी आपकी जितनी भी समस्याएँ हैं सारी समस्याएँ, इसमें अप्रॉक्स 20 चीज़ों को ऐड किया गया है। तो अप्रॉक्स 20 आपके कार्य हैं उनको क्या गया इसमें सम्मिलित किया गया है। तो उसमें आपको जब सिंगल विंडो सिस्टम का यही सिस्टम है, आप एक ही विंडो पे सारे काम अपने करवा सकते हैं। यही इसका मुख्य उद्देश्य था कि अगर कोई भी उद्योगपति अपना उद्योग स्टार्ट करना चाहता है तो उसको विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े और सिंगल विंडो सिस्टम पर आप सारी समस्याओं का अपना समाधान कर सकते हो। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार का मतलब है सिंगल विंडो पे सारी समस्याओं का आपका समाधान हो जाना चाहिए, जिससे आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित समिति ने की। किसने की थी, तो किस समिति के द्वारा भारतीय अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध जो आपका आयकर को छूट को समाप्त करने की जो सिफारिश थी वो निम्नलिखित में समिति ने किस समिति के द्वारा की गई थी। तो इसको जो था वो आपका जो केलकर समिति थी, क्या थी, आपकी भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की जो सिफारिश की थी वो किसने की थी, वो केलकर समिति ने की थी। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, केलकर समिति के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के आपका साथ सम्मिलित करना है और उसके कोड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका खेती दी गई है, यानी विटीकल्चर किसकी खेती के लिए जाना जाता है, आपका वेजिकल्चर किसकी खेती के लिए जाना जाता है, उसके बाद आपका पीसी कल्चर हो गया, उसके बाद आपका ओलेरी कल्चर हो गया। तो हम लोग इसको सम्मिलित करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटीकल्चर। तो विटीकल्चर को अंगूर की खेती के लिए जाना जाता है, किसके लिए, विटीकल्चर जो होता है आपका अंगूर की खेती के लिए। उसके बाद में आपका जो बेजिकल्चर होता है वो होता है किसके लिए, वो होता है वृक्षों की कृषि के लिए। किसकी, वृक्षों की कृषि के लिए आपका बेजिकल्चर है। उसके बाद में आपका पीसी कल्चर जो है वो किसके लिए है, पीसी कल्चर आपका मछली पालन के लिए है। और आपका जो ओलेरी कल्चर है ये सब्जी की खेती के लिए है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 4, 3, 2 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो आपको बताना है कि जो आपकी सर्वाधिक जैव विविधता है वो कहाँ पे पाई जाती है। तो सर्वाधिक जो जैव विविधता है वो आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। कहाँ पे, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जो है वहाँ पे जैव विविधता पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ये आपका जो क्वेश्चन आया था परीक्षा मंडल सामान्य ज्ञान की पुस्तक और पर्यावरण पारिस्थितिकी की पुस्तक से आपका ये क्वेश्चन आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई। क्या है,
कि भारत की जलवायु परिवर्तन पर जो आपका प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी वो कब हुई थी, आपको बताना है। तो ये प्रकाशित आपकी हुई थी 2008 में। कब हुई थी? ये 2008 में आपकी प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी भारतीय की जलवायु परिवर्तन पर। तो राइट आंसर यहाँ पे आप क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? क्या है? किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो आपका जो यहाँ पे ताप विद्युत तापमापी है, इसका जो उपयोग किया जाता है वो अत्यधिक उच्च ताप के मापन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे करेक्ट, ताप विद्युत तापमापी, यानी इसको जो उपयोग किया जाता है इसका अत्यधिक उच्च ताप के मापन हेतु। तो ये आपका जो क्वेश्चन आया था, या परीक्षा में सामान्य ज्ञान की पुस्तक से आया था, पेज नंबर आपका था 915। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डायनेमो जो है एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो क्या मतलब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करती है, या आपकी जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो आपका जो डायनेमो है ये जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है डायनेमो जो आपका है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को कह रहा है कि वायु की गति जो है निम्नलिखित में किसके द्वारा मापी जाती है? यानी कि वायु की जो गति है वो किसके द्वारा मापी जाती है? तो आपकी जो वायु की गति है उसको एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा? तो वायु की जो गति है उसको एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। उसके बाद में आपका जो वायु दाब का जो मापन होता है वो बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में आपका जो हाइड्रोमीटर होता है उसमें द्रवों के आपेक्षिक घनत्व का मापन होता है। उसके बाद में आपकी जो विंड वेन है, उसके बाद में आपकी जो विंड वेन है, ये विंड वेन जो है इसको जो मापा जाता है वायु की दिशा की जानकारी प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एनीमोमीटर जो होता है वो वायु की गति मापने के में काम आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका जो क्वेश्चन आया था ये परीक्षा मंथन सामान्य ज्ञान की पुस्तक से आया था, पेज नंबर आपका था 915। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से जो ऑप्शन 4 दिए गए हैं इनमें ऐसी कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैसें नहीं है। तो यहाँ पे आपकी जो CO2 है ये भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है, CH4 ये भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है, NO2 ये भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद में आपको जो O2 यानी कि ऑक्सीजन जो है ये आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यानी और यहाँ पे जितनी भी गैसें दी हैं सारी गैस क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसेज हैं। लेकिन आपकी जो यहाँ पे O2 यानी ऑक्सीजन जो दिया है वो आपकी ग्रीन हाउस गैसें नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं। तो आपके जो प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं क्या होते हैं आपको बताना है। तो प्रकाश वोल्टेज सेल जो हैं वो सौर सेल होते हैं जो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश वैद्युत प्रवाह के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। किसके द्वारा? सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश वैद्युत प्रवाह के माध्यम से विद्युत ऊर्जा को क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा सौर सेल। प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं जो क्या होते हैं? सौर सेल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका जो क्वेश्चन आया था ये पर्यावरण में पारिस्थितिकी से आया था और पेज नंबर आपका था 186, जो परीक्षा उनके द्वारा बुक प्रकाशित की जाती हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि वायु शक्ति यानी विंड पावर जो होता है में ऊर्जा का जो कौन सा रूप जो होता है विद्युत ऊर्जा परिवर्तित होता है। तो कौन सा ऐसा जो विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा एक रूप होता है जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? देखो बात करें आपकी जो विंड पावर की यानी आपकी जो पवन ऊर्जा है में वायु की जो गतिज ऊर्जा पवन ऊर्जा संयंत्र की क्या होता है? बृहद पंखों को चलाती है। यानी कि वायु शक्ति या पवन ऊर्जा जो होती है में वायु की जो गतिज ऊर्जा है वो पवन ऊर्जा संयंत्र के बृहद पंखों को चलाती है। जो आपके पंखे लगे होते हैं आपकी, उसके बाद में क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करके हो जाता है। उसमें टरबाइन लगाई जाती है। क्या होती है? उसमें टरबाइन को जोड़कर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। किसको? टरबाइन को जोड़ करके इसमें विद्युत ऊर्जा
प्राप्त की जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा गतिज ऊर्जा। किसमें परिवर्तित करती है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हम लोगों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम जो दूरी मानी जाती है वो कितनी सेंटीमीटर मानी जाती है। तो जो मनुष्य होता है, मानव की जो मानव की स्वस्थ आंख के लिए जो स्पष्ट जो दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है वो 25 सेंटीमीटर मानी, कितनी, 25 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। कितनी मानी जाती है, 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन आया था ये परीक्षा मंथन सामान्य ज्ञान की पुस्तक से आया था। पेज नंबर आपका था 650। क्या था, 650। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। तो आपका जो उर्वरक होता है उसको अगर अत्यधिक उसका उपयोग किया जाएगा तो उसके आपको क्या दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, आपको बताना है। तो उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से आपके दुष्प्रभाव में आपका मृदा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, उसके बाद में वायु प्रदूषण, ये सारे शामिल होते हैं अगर उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त। यहाँ पे सभी जल प्रदूषण भी होता है, मृदा प्रदूषण भी होता है और वायु प्रदूषण भी होता है, यानी तीनों यहाँ पे ऑप्शन सही, यानी कि उपयुक्त में से सभी। ये आपका जो क्वेश्चन आया था ये पर्यावरण परिस्थिति से आया था। पेज नंबर आपका था 133 से 139। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, आपको बताना है यहाँ पे। तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है यहाँ पे कौन सा है जो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। देखो सबसे पहले हम समझते हैं कृत्रिम पारिस्थितिकी किसे कहते हैं। ये पहले समझें कृत्रिम क्या होता है। एक होता है प्राकृतिक कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब ये होता है कि जो मानव द्वारा चीज़ें निर्मित की गई ये कृत्रिम चीज़ें हैं। क्या है, मानव के द्वारा जो निर्मित की गई हैं वो कृत्रिम चीज़ें हैं, और जो मानव के द्वारा नहीं निर्मित की गई यानी कि जो वो प्राकृतिक चीज़ें हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए, जहाँ पे आर्टिफिशियल की बात हुई जाए तो जो मानव के द्वारा निर्मित की जाती है उन्हीं की बात यहाँ पे हो रही है। तो आपका जो धान का खेत एक है ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होता है। क्या होता है, धान का जो आपका खेत होता है एक कृत्रिम पारिस्थितिकी यानी आर्टिफिशियल पारिस्थितिकी तंत्र होता है, क्योंकि इसमें खेती के यांत्रिक साधनों, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों आदि का उपयोग भी किया जाता है। वस्तुतः होता है क्या, इसमें किसी प्राकृतिक रूप से जैव विविधता के न रह जाने के कारण इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा धान का खेत जो है वो एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक जो होते हैं वो दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। क्या है कि वो दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, आपको बताना है। तो आपका जो न्यूक्लियर रिएक्टरों में भारी जल होता है यानी हैवी वाटर का जो उपयोग होता है वो विमंदक, उसके बाद में श्रृंखला अभिक्रिया में विमुक्त न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो दोनों तरह से किया जाता है। किसके लिए, किसका होता क्या है, उपयोग जो होता है विमंदक और श्रृंखला अभिक्रिया में विमुक्त जो न्यूट्रॉनों की गति होती है को मंद करने हेतु पदार्थ जो होते हैं इनका दोनों तरह से प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे यानी हैवी वाटर सही हो जाएगा। ये आपका जो क्वेश्चन आया था ये परीक्षा मंथन सामान्य ज्ञान की पुस्तक से आया था। पेज नंबर आपका था 562। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक जो होता है वो ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से हीमोग्लोबिन घुल जाता है। तो ऐसा कौन सा वायु प्रदूषक होता है जो ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्या है, कार्बन जो मोनोऑक्साइड आपका है जो रक्त की हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से घुल जाता है, और यह क्या है, यह तुलनात्मक रूप से अधिक सुदृढ़ता से हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है, जिसके कारण आपका क्या होता है, आपका जो रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता हो जाती है वो कम हो जाती है। क्या हो जाता है, जिससे के कारण आपके ऑक्सीजन ले जाने की जो क्षमता होती है रक्त की वो क्या होती है, कम हो जाती है, और इसके होता क्या, फलस्वरूप आपका थकावट महसूस होगी, आपको अचेतना होगी, और यहाँ तक कि मृत्यु के कारण भी बन सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अगला कह रहा है कि हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको बताना है, विचार करना है, कौन यहाँ पे सही है, कौन आप यहाँ पे सही नहीं है। तो फर्स्ट कह रहा है कि यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, बिल्कुल राइट है। उसके बाद में क्या है, यह लौ युक्त यौगिक है, बिल्कुल आपका राइट है। उसके बाद में थर्ड यहाँ पे दिया गया है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, बिल्कुल गलत है आपका। फोर्थ कह रहा है कि यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, बिल्कुल राइट है। यानी आपका फर्स्ट सही यहाँ पे है, सेकेंड सही है और फोर्थ सही है, लेकिन आपका थर्ड यहाँ पे जो दिया गया है कि कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट सही, सेकेंड सही और उसके बाद में फोर्थ सही है। हम लोग व्याख्या की बात करेंगे तो जो आपकी जो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाने वाला जो हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक जटिल प्रोटीन है। क्या है, यह एक जटिल प्रोटीन है, इसमें आयरन होता है। यह रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन हेतु उत्तरदायी होता है। क्या होता है, यह रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन हेतु क्या होता है, उत्तरदायी होता है। इसकी जो उपस्थिति के कारण ही आपका जो ब्लड होता है वो लाल होता है, यानी रेड होता है। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण ही आपकी जो रंग होता है वो जो आपका ब्लड का जो रंग होता है वो लाल होता है। और उसके बाद में आपकी जो या रोगों के प्रति प्रतिरक्षा जो है प्रदान नहीं करता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि बिग बैंग सिद्धांत जो है निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। तो किसके बिग बैंग जो आपकी थ्योरी है तो वो किसके उद्भव की व्याख्या करता है, आपको बताना है। तो जो बिग बैंग थ्योरी आपकी है ये ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की जो अत्यधिक उच्चतर घनत्व एवं ताप वाले एकल बिंदु में हुए महाविस्फोट से निरंतर विस्तारित हो रहा है। तो यहाँ पे ये ब्रह्मांड के बारे में उद्भव की व्याख्या करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि मलेरिया रोग की प्रभावी औषध जो है कुनैन का जो निष्कर्षण किया जाता है किससे किया जाता है, आपको बताना है। तो मलेरिया रोग की जो प्रभावी औषधि जो है कुनैन का जो निष्कर्षण किया जाता है वो आपका सिनकोना की छाल से किया जाता है। किससे, सिनकोना की छाल से इसका निष्कर्षण किया जाता है। क्योंकि मलेरिया रोग जो क्या है ये प्रभावी औषध कुनैन का जो निष्कर्षण होता है वो सिनकोना की छाल से किया जाता है। कुनैन को सर्वप्रथम सिनकोना की छाल से 1820 यानी 1820 ईस्वी में पृथक किया गया था। कब किया गया था, 1820 ईस्वी में इसको पृथक किया गया था। हालांकि इसकी छाल के अर्क का जो प्रयोग होता है वो मलेरिया के उपचार हेतु ही किए जाने के प्रमाण 17वीं शताब्दी से प्रारंभ से ही मिलते हैं हमको। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी सिनकोना के छाल से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। आपका जो जीन के भीतर अनुक्रम आधार है परिवर्तन क्या कहलाता है आपको बताना है। तो जीन के भीतर अनुक्रम आधार जो परिवर्तन है जो है वो वस्तुतः उत्परिवर्तन की प्रक्रिया से डीएनए में क्या होता है सतत रूप से परिवर्तन होते रहते हैं। क्या होता है, उत्परिवर्तन की प्रक्रिया से डीएनए से सतत रूप में परिवर्तन होते रहते हैं, किसमें, डीएनए में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्परिवर्तन की प्रक्रिया से। क्या हो जाता है, उत्परिवर्तन की प्रक्रिया से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन मानव है। तो किस फूड चेन के अंतर्गत मानव आता है। तो आपका जो मानव है क्या है, ये आपका मानव जो होता है वो प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता है। क्या है, प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता, क्योंकि ये नॉन वेज भी होता है ना खाता है और वेज भी, यानी शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी दोनों प्रकार के खाद्य जो है वो ग्रहण करता है। तो यह क्या है, यह प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों उपभोक्ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि जैव विविधता के ह्रास का जो मुख्य कारण है वो क्या है। तो इसका जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है, ये प्राकृतिक सबसे उपयुक्त जो और मुख्य इसका जो कारण होता है प्राकृतिक आवासीय विनाश। क्या होता है, प्राकृतिक आवासीय विनाश। जैसे कि कोई भी अगर उद्योगपति आता है तो कहीं पे अगर जंगल वगैरह है या कहीं पर भी अगर वहाँ पे उद्योग धंधा लगना है
तो वहाँ पे जितने पेड़ पौधे हैं सबको नष्ट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? वहाँ पे सारे पेड़ पौधे क्या कर दिया जाएगा, यानी जो प्राकृतिक आवास होते हैं उनको नष्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं उसमें। लेकिन होता क्या है, जब उसको नष्ट कर दिया जाएगा तो वहाँ के जितने भी जीव जंतु हैं वो वहाँ से पलायन करेंगे कहीं अदर के लिए, या कुछ लोग पलायन कर जाते हैं, कुछ नहीं कर, जब वहाँ पे पलायन कर पाएंगे तो वहीं पे उनके क्या हो जाती है, वो डेड हो जाते हैं वहीं पे। तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो प्राकृतिक आवासीय जो विनाश होता है, यानी जो प्रकृति द्वारा आवास बनाया गया है उसका जब विनाश होगा तो सबसे ज़्यादा मुख्य जो ह्रास होता है जैव विविधता का, वो प्राकृतिक आवासीय विनाश के द्वारा ही होता है, क्योंकि बहुत सारी जनजातियाँ वहाँ से माइग्रेट करती हैं जब वहाँ से वनों का विनाश होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है अब सबसे इसका महत्वपूर्ण स्रोत आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गेहूं अंकुर का तेल। क्या हो जाएगा? गेहूं अंकुर का तेल यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगर बात करें विटामिन ई की सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, गेहूं अंकुर जो होता है यानी व्हीट जर्म का तेल, क्या होता है? गेहूं अंकुर। जो इसमें क्या होता है कि प्रति 100 ग्राम में गेहूं अंकुर के तेल में जो विटामिन ई पाई जाती है उसकी जो मात्रा होती है वो 150 मिलीग्राम होती है। कितने? 150 मिलीग्राम होती है। उसके बाद में सरसों के तेल में जो आपके विटामिन ई की मात्रा होती है वो 44 मिलीग्राम होती है। उसके बाद में आपके ताड़ के तेल की जो इसमें मात्रा पाई जाती है विटामिन ई की वो 15 मिलीग्राम होती है। उसके बाद में आपका जो नारियल का तेल होता है, कोकोनट का जो तेल होता है उसमें कितना? 0.2 मिलीग्राम तक होता है। तो सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा गेहूं अंकुर के तेल में विटामिन ई की मात्रा पाई जाती है। कितनी? 150 मिलीग्राम। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है। तो आपका जो कैफीन क्षारक है किसमें उपस्थित रहता है? तो आपका जो कैफीन क्षारक है जो क्या है, तो एल्कोलाइड कॉफ़ी जो है चाय और कॉफ़ी दोनों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इनके अतिरिक्त या कोकोआ, मेट, इलेक्स, पेरोएरिसिस या कोला नट्स तथा कुछ दूसरे पादपों में ही पाया जाता है। क्या होता है? कुछ दूसरे पादपों में ही पाया जाता है। औसतन अगर हम बात करें तो औसतन चाय की पत्तियों में भार इसका जो होता है वो 3% होता है। कितना? 3% इसका जो परास होता है वो 3% होता है। उसके बाद में 1.4 से 1.5% कैफीन होती है। क्या होती है? कैफीन होती है। जबकि अरेबिका कॉफ़ी में औसतन कितना पाया जाता है? अरेबिका कॉफ़ी में 1.2% और रोबस्टा कॉफ़ी में 2.2% कैफीन पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है? तो आपकी जो रोबस्टा कॉफ़ी है तो उसमें कितनी? उसमें आपकी पाई जाती है 2.2% की कैफीन पाई जाती है। उसके बाद में उसके चाय की जो पत्तियाँ उसमें कितना? उसमें आपकी 3% पाई जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा चाय और कॉफ़ी दोनों में पाई जाती है क्षारक कैफीन उपस्थित रहता है। किसमें? दोनों। चाय में भी आपकी कैफीन उपस्थित रहती है, उसके बाद में कॉफ़ी में, दोनों में आपकी कैफीन उपस्थित रहती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो किस के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये आपके जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को 1921 में सैद्धांतिक भौतिकी विशेष रूप से प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए खोज के लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, सम्मानित किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है। तो आपका जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे स्थापित है आपको बताना है। तो आपका जो ये हरियाणा में करनाल में स्थापित है। इसे 1989 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। किसका? ये इसको 1989 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। इसको मूलतः इस संस्थान की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1923 में बंगलौर में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के रूप में इसकी की गई थी स्थापना। तथा 1947 में क्या हुआ था? 1947 में स्वतंत्रता के बाद इसे वर्तमान नाम दिया गया। क्या दिया गया था? आपकी जो 1947 में स्वतंत्रता के बाद इसको वर्तमान नाम दिया गया था। उसके बाद में 1955 में
NDRI का मुख्यालय जो था वो करनाल में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? इसका जो मुख्यालय था इसको करनाल में स्थानांतरित हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि मानव सदृश लघुत्तम कपि है। क्या है? मानव सदृश जो है वो लघुत्तम कपि गिवन है कि चिंपैंजी है, गोरिल्ला है कि ऑर्गेंगुटान है। तो मानव सदृश जो लघुत्तम कपि गिवन क्या है? गिवन है। ये लघु कपियों की श्रेणी में आते हैं। क्या आते हैं? ये लघु कपियों की श्रेणी में आते हैं। किसकी श्रेणी में? लघु कपियों की श्रेणी में आते हैं। तथा ये बृहत या महाकपियों जैसे चिंपांजी आपका हो गया, बोनोबोश हो गया, गोरिल्ला हो गया, उसके बाद में ओरेंगुटान हो गया, से आकार में तुलनात्मक रूप से क्या होते हैं? ये छोटे होते हैं। क्या होते हैं? तुलनात्मक रूप से ये छोटे होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका गिवन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मानव सदृश और लघुत्तम कपि गिवन है। क्या है? गिवन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आप लोग कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? क्या है? कि निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो आपका जो होता है, आप क्लोरीन हो गया, आपका क्लोरामीन हो गया, ओजोन हो गया, क्लोरीन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ये सभी का जो उपयोग किया जाता है वो जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु उसका प्रयोग किया जाता है, यानी उपयुक्त सभी का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है मस्तिष्क जिम्मेदार है। तो आपका जो मस्तिष्क है किसके लिए जिम्मेदार है? तो मस्तिष्क आपका जो होता है सोचने के लिए जिम्मेदार होता है, हृदय गति नियंत्रण तथा शरीर के संतुलन, इन सभी के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए होता है? सोचने के लिए भी, हृदय गति नियंत्रण के लिए भी, शरीर के संतुलन के लिए भी, इन सभी के लिए आपका मस्तिष्क जो होता है वो जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका जो क्वेश्चन आया था ये परीक्षा मंथन सामान्य ज्ञान की पुस्तक से आया था। पेज नंबर आपका था 648 से 649। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को क्या है संरक्षण प्रदान करता है? तो ऐसा कौन सा जो अधिनियम था जिसके अंतर्गत वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान किया गया है? अगर हम बात करें आपका जो अधिनियमों की, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका जो तो 1972 का भारत में वन्य जीवों और पक्षियों और पादपों को संरक्षण प्रदान करता है। किसको? 1972 में भारत में वन्य जीवों और पक्षियों और पादपों को संरक्षण प्रदान करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये आपका जो क्वेश्चन आया था ये पर्यावरण पारिस्थितिकी से पुस्तक जो आती है परीक्षा मंथन की, उससे आया था। पेज नंबर आपका था 184। क्या था? 184 पेज नंबर था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, जो पौधे होते हैं तो किस रूप में वो नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? तो नाइट्रोजन की पौधों के लिए अति आवश्यकता तत्व है कि क्योंकि पौधे इसे मिट्टी से मुक्त नाइट्रेट लवण के रूप में प्राप्त करते हैं। किसके रूप में? नाइट्रेट यानी NO3 लवण के रूप में इसको प्राप्त करते हैं। किसको? नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए अति आवश्यक होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रेट। क्या? नाइट्रेट। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन आया था परीक्षा मंथन सामान्य ज्ञान की पुस्तक से आया था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित युग्मों से सही आपको युग्म जो है सुमेल नहीं है वो बताना है। इसमें ऐसा कौन से युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो आपका जो यहाँ पे दिया गया है विटामिन थायमीन, इससे क्या होता है? इससे आपका बेरी रोग होता है। स्कार्बिक अम्ल से क्या होता है? स्कर्बी होती है। उसके अंदर विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। क्या होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। जबकि आपका जो वर्णांता यहाँ पे दिया गया है यह एक जेनेटिक वो क्या है? यह एक होता है
एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। क्या है? वर्णनता एक जेनेटिक प्रॉब्लम यानी आनुवांशिक रोग है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता रहता है। लेकिन आपका जो विटामिन ए है ये रतौंधी के लिए जाना, मतलब विटामिन ए की अगर कमी है तो इससे आपका रतौंधी रोग होगा। क्या होगा? रतौंधी रोग होगा, वर्णनता नहीं होगा, क्योंकि वर्णनता जो है यह एक जेनेटिक रोग है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। आपका जो क्वेश्चन से आया था ये परीक्षा मंथन की जो पुस्तक है सामान्य ज्ञान की, उससे आया था। पेज नंबर आपका था 620। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप कह रहा है कि ल्यूकेमिया जो है एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण जो बढ़ोतरी होती है किसकी होती है? तो इसमें जो आपकी श्वेत रक्त जो WBC में असामान्य वृद्धि होती है, क्या होती है? आपकी जो WBC होती है उसमें क्या होती है? उसमें असामान्य वृद्धि होती है, या एक आपका रक्त कैंसर है। क्या आपका जो ल्यूकेमिया एक प्रकार का क्या है? यह एक रक्त कैंसर होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में क्या करता है? वृद्धि करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि उसे कब भोजन करना रोक देना चाहिए वो पीड़ित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यानी ऐसा कौन सा रोग है जिसमें मनुष्य जो होता है वो ये नहीं पता कर पाता है उसको कब भोजन लेना चाहिए और कब भोजन नहीं लेना चाहिए, आपको बताना है। तो आपका जो बुलिमिया है ये ऐसा एक रोग है, इसमें जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो ये नहीं समझ पाता है कि उसे कब भोजन लेना चाहिए और कब जो है वो रोक देना चाहिए। इससे तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुलिमिया। क्या है? बुलिमिया जो ऐसा रोग होता है जिससे व्यक्ति को पता नहीं चल पाता है कि उसको कब भोजन लेना चाहिए और कब भोजन नहीं लेना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका जो क्वेश्चन आया था ये करंट अफेयर्स ईयर बुक से आया था। किससे आया था? करंट अफेयर्स ईयर बुक से आया था, परीक्षा मंथन के द्वारा जो प्रकाशित की जाती है। अगला और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव रक्तदान के लिए कौन सा जो रक्त समूह है सर्वाधिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर है? यानी ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो सभी को जो है रक्त दे सकता है, आपको बताना है। तो आपका जो यहाँ पे दिया है ओ समूह क्या है? मानव रक्त के लिए ओ समूह जो होता है ये सर्वाधिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर है। जबकि आपका ए बी जो रक्त समूह है सर्वाधिक ग्राही होता है, सर्वाधिक ग्राही होता है। लेकिन आपका ओ समूह जो होता है वो सर्वाधिक दाता होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 2000 सेक्शन के जितने सारे क्वेश्चन आज कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपका लास्ट लेक्चर था और आप सभी लोग, मैं फिर आप लोगों को बोलूँगा, आप सभी लोग प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगा और कम समय में जितना ज़्यादा आप लोग मेहनत करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।